हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईबी के एग्जाम के लिए। आईबी का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट होने वाला है फरवरी के थर्ड वीक से। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन जो पिछले आरटीआई किया गया था उसमें बताया गया था आईबी के द्वारा कि फरवरी के थर्ड वीक में आपको एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है आईबी के द्वारा, इसलिए जो है अभी हम लोग प्रीवियस डेट्स के साथ ही चलेंगे। इट मीन्स कि हम लोग मानकर अभी चलेंगे कि अगर फरवरी के थर्ड वीक में एग्जाम होने वाला है, इट मीन्स कि लगभग 15 से 21 फरवरी के आसपास ये होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3 जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में आईबी मॉक टेस्ट 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसमें सारे मॉक टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उन लेसन्स को देख सकते हैं। और आईबी के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक है आईबी मॉक टेस्ट और एक है आईबी में आपको प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रोपोजिशन सारे उसमें ऐड किए गए हैं। तो आप चाहें तो इन दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आईबी के एग्जाम के लिए। और अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के लिए भी प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 4 से। डायरेक्शन क्या करता है? डायरेक्शन यहाँ पर देखिए, अगर आप हाईलाइटेड पॉइंट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इडियम्स, फ्रेजेस का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है? अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है कि अ स्टोरी दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, यानी कि एक ऐसा स्टोरी जो काल्पनिक है, वो सच नहीं है। क्या है? काल्पनिक है, वो सच स्टोरी नहीं है, उसे बोला जाता है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, एक महत्वपूर्ण घटना, कहानी। एन इमेजिनरी स्टोरी, यानी कि काल्पनिक कहानी। तो हमें अपने आंसर के रूप में ऑप्शन बी यहाँ पर मिल गया। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अ लॉन्ग स्टोरी, यानी कि एक लंबा कहानी। अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि एक छोटी कहानी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कट द कॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? कट द कॉर्ड मतलब, इसका मतलब होता है कि कीज टू रिलाई ऑन समवन, कीज टू रिलाई। यहां पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है रिलाई। रिलाई मतलब होता है निर्भर करना। इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन का, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कीज टू रिलाई ऑन समवन एंड बिगिन टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि आप जो है, कीज मतलब होता है रोक देना, यानी कि आप जो है अब दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं और अपने आप को मतलब कि खुद से जो है आप काम करना चाहते हैं स्वतंत्र होकर। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं। तो टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, यानी कि आप अपने माता पिता से अब पैसे के लिए मदद नहीं चाहते हैं। टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि अब जो है आप अपने देखभाल खुद कर सकते हैं और खुद से ही काम करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कट द कॉर्ड। ठीक, बाकी ऑप्शन देखते हैं। टू बी सेफ ऑन योर ओन, यानी कि आप अपने आप सुरक्षित महसूस करते हैं। टू बी अ मैरिड पर्सन, यानी कि एक शादीशुदा व्यक्ति है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 3, अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी नियर या फिर अबाउट टू हैपन। अराउंड द कॉर्नर मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, यानी कि कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है। ऑप्शन देखते हैं। अ थिंग विच इज एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, यानी कि एक ऐसा चीज जो कोने के अंत पर है। एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू बी हैपन सून, यानी कोई ऐसा चीज जो जल्दी ही होने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है एन इवेंट दैट कॉर्नर समवन फॉर हिज रॉन्ग, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो आपकी गलतियों की आपकी सजा देता है। एन इवेंट दैट हैपेंस इन द कॉर्नर पावरफुल प्लेस, यानी कुछ ऐसी घटना जो पावरफुल प्लेस के कॉर्नर पे होती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट मींस कि कुछ होने वाला है जल्दी ही। ठीक, आते हैं आगे। तो डायरेक्शंस है, यहाँ पर हम जाएंगे हाईलाइटेड पॉइंट के स्थान की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे अब ब्लैंक स्पेस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब व्हेन दे, पुलिस ने फायर किया मॉब, मॉब यानी कि होता है भीड़, कब? जब वे टर्न्ड वायलेंट, यानी कि वो बहुत ही उग्र हो गए। टर्न नॉइजी, यानी कि शोरगुल मचाने लगे। बिकेम अब्यूजिव, गाली गलौज करने लगे। फीज्ड आउट, फीज आउट मतलब क्या होता है? फेल या फिर इंड वीकली आफ्टर अ होपफुल बिगनिंग। फीज आउट इसका मतलब होता है कि एक अच्छी शुरुआत के बावजूद जो है आप कमजोर पड़ गए। तो इसका अर्थ आप जरूर याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है एक अच्छी शुरुआत होने के बावजूद आप कमजोर पड़ गए। ठीक, तो इसका ये भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब, यानी कि पुलिस ने मॉब यानी कि भीड़ पर फायर किया व्हेन दे टर्न वायलेंट, जब वे उग्र हो गए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, द यूनाइटेड किंगडम फिल इन द ब्लैंक, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ऑप्शंस देखते हैं। कंबाइंस यानी कि जोड़ना,
कंप्राइजेस ऑफ, कंप्राइजेस, कंसिस्ट। ठीक, तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो कंप्राइज और कंसिस्ट इन दोनों का मतलब होता है मिलकर बना होना। ठीक है, अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि कंप्राइज का मतलब हो गया मिलकर बना होना, कंसिस्ट के साथ जो है प्रीपोजिशन अगर आप ऑफ का यूज करेंगे तब इसका अर्थ होगा मिलकर बना होना। इट मींस कि आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे आपको क्या यूज करना है, सही प्रीपोजिशन को लेकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक, तो यहां पर हम जाएंगे कंप्राइजेस यानी कि मिलकर बना होना। अगर यहां पर कंसिस्ट के साथ ऑफ रहता या कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप सिर्फ कंप्राइज लिखें या फिर आप इसके जगह पर कंसिस्ट ऑफ लिखें। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, तो इन दोनों का अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ होता है से मिलकर बना होना। ठीक है, तो यहां पर कंसिस्ट के साथ तो ऑफ तो लगा है, वो है नहीं, इसलिए अभी एलिमिनेट हो जाएगा। कंप्राइज के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज करते नहीं है, इसलिए अभी एलिमिनेट। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि या तो आप कंप्राइज लिखें या फिर आप कंसिस्ट ऑफ लिखें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, यहां पर कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ को यूज करना होता है, इसलिए देखिए यहां पर कंसिस्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर है, कंसिस्ट ऑफ मतलब कि से मिलकर बना होना। तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो इंग्लैंड से, वेल्स से, स्कॉटलैंड से और नीदरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है, यूके। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के लिए डायरेक्शन है कि आपको एरर को फाइंड आउट करना है। आई वुड रादर टू डाई देन बेग, आई वुड रादर टू डाई देन वेग। यहां पर देखिए मोडाल इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि रादर अपने साथ क्या यूज करता है, देन का यूज करता है, इसलिए जो है यहां पर टू का यूज गलत है, यहां पर देन यहाँ पर यूज हो चुका है। जो टू का यूज है ये सुपरफ्लुअस है यानी कि अनावश्यक है, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। आप यहाँ पर से टू को रिमूव कर दीजिए और रेदर के साथ आप हमेशा देन का ही यूज करिए, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसमें बस टू को आपको रिमूव करना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल in the office which didn't blindly follow the path of other. Aisha is among the few people in the office which did not blindly follow the path of other. तो यहाँ पर देखिए which का यूज हुआ है, which निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, आयशा ये सजीव वस्तु है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, who का यूज करेंगे। ठीक, एक चीज तो यहाँ पर ये हो गया, और चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर is का यूज हुआ है यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम did not की जगह जो है क्या यूज करेंगे, do not का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम does का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पर देखिए तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो कि आयशा सजीव है, इसलिए हम यहाँ पर विच की जगह हु का यूज करेंगे, क्योंकि विच का यूज ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ठीक, तो एक ही एरर यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर हम देखें सेंटेंस को तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में बात हो रहा है, इसलिए हम डिड के जगह जो है डू का यूज करेंगे। अब आपके ध्यान में ये बात आएगा कि डू के जगह हम डज का यूज क्यों नहीं करेंगे, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हम लोग एमबी पब्लिकेशन का जब बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहां पर हम लोगों ने सीखा है कि हु विच दैट, अगर ये वर्ड्स हु विच दैट, अगर ये वर्ड्स अगर आपके बीच में अगर ये कनेक्ट करने के लिए आए तो इनके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे अमंग द फ्यू पीपल, यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसके जस्ट पहले आया है हु, कि जस्ट पहले आपका सब्जेक्ट ये हो गया द फ्यू पीपल, ये प्लूरल है, इसलिए जो है हम यहाँ पर वर्ब प्लूरल फॉर्म में यानी कि डू का यूज करेंगे। आई होप आपको ये याद आया होगा। एमबी पब्लिकेशन में हम लोग इसका हमेशा जब भी एरर के क्वेश्चंस को या फिर फिल इन द ब्लैंक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको डिटेल में बताते हैं ग्रामर रूल्स को। ठीक है, तो यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विच के जगह हु और डिड के जगह हम लोग डू का यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे एरर है। अगर कुछ भी समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे के लिए आपको क्या डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम बताना है प्रोफिलगेट का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपव्ययी, अपव्यय यानी कि जो बहुत ही ज्यादा खर्च करता है, या फिर भ्रष्ट चार। ठीक, यानी कि जो बहुत ही व्यक्ति जो जिसका आचरण बहुत ही भ्रष्ट है। ऑप्शंस देखते हैं, मोडेस्ट यानी कि नम्र, इमोरल यानी कि अनैतिक, भ्रष्ट, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अपराइट, अपराइट मतलब क्या होता है, ईमानदार, वर्चुअस यानी कि धार्मिक। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा, हम सारे का आपको अर्थ यहाँ पर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस्पियनेज, इसका मतलब होता है जासूसी। क्या होता है, जासूसी। ऑप्शंस देखते हैं,
हिप्नोटिज्म यानी कि मनमोहक, सम्मोहक, स्पाइंग यानी कि जासूसी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। परसेप्शन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुभव, अनुभूति। डिटेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांति बनाए रखना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अपैथी इसका मतलब क्या होता है? अपैथी मतलब, इसका मतलब होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। ऑप्शन देखते हैं, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, एलिमिनेट, इंडिफरेंस उदासीनता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, साइलेंस यानी कि शांति। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपका ऑपोजिट यानी कि विपरीत, एंटोनिम बताना है आपको मिटिगेट का। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, इनलार्ज यानी कि बड़ा करना, विस्तार करना, रिड्यूस कम करना, इंक्रीज यानी कि बड़ा करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इनलार्ज हो गया आपका विस्तार करना, और इंक्रीज हो गया मतलब कि किसी चीज का बड़ा करना, ये क्षेत्र के मामले में इनलार्ज हो गया, इनलार्जमेंट। और यहाँ पे इंक्रीज जो है ये किसी चीज को बड़ा करना, इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, वैनिटी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। ऑप्शंस देखते हैं, जेस्ट, जेस्ट मतलब क्या होता है? जेस्ट मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है। अब्डिकेट इसका मतलब क्या हो गया? अब्डिकेट मतलब आपका हो गया त्यागना। कंसीट यानी कि घमंडी, मोडेस्टी यानी कि विनम्रता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। एक तरफ घमंडी व्यक्ति और एक तरफ विनम्र व्यक्ति, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, टीडियस यानी कि उबाऊ, थकाऊ, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्टता, इंटरेस्टिंग यानी कि रुचि, ऑप्शन सी आपका इंसिडेंटल यानी कि आकस्मिक, डिवोशनल यानी कि, डिवोशनल आपका क्या हो गया? डिवोशनल हो गया आपका धार्मिक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। एक है उबाऊ और एक है, यानी कि आप एक मूवी देख रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें आप उब गए एकदम देखते देखते, और एक जो है आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि आप रुचि के साथ उस चीज को देख रहे हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शंस आगे आपके लिए है कि यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो अंडरलाइन सेक्शन है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज। क्विकली आपका यहाँ पर देखिए ये वर्ड आपको पहचानना है कि आखिर ये क्या है। तो अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, इफ वी फिनिश आवर वर्क, अगर हम अपने काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं, वी कैन गो टू द मूवीज। तो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस अच्छे से देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीवियस जो 3 सेट्स हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, तो हम लोग वहां पर अच्छे से इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वो जो है उस चीज के बारे में अधिक बताता है, यानी कि वो जो है हमें अधिक जानकारी देता है, ठीक है। अधिक जानकारी देता है एडवर्ब हमें, जैसे कि समय, स्थान, कारण के संबंध में जो है अधिक जानकारी देता है, या फिर उस चीज को, उस चीज के विशेषता को दर्शाने वाला, वो हमें एडवर्ब कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली, अगर हम अपने काम को जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो है काम को जल्दी करने के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर हम जाएंगे एडवर्ब यानी कि ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, विल आई डोंट थिंक आई विल होम बिफोर 6। यहां पर देखिए विल जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है ये क्या है, तो विल जो है यहाँ पे एक इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन इसका मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन मतलब हो गया कि कोई ऐसा चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई आश्चर्य, पीड़ा या फिर हर्ष, जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं वाओ, ओह, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये जैसे कि कोई उल्लास, पीड़ा, हर्ष, आश्चर्य, इन तरह के वर्ड्स को अगर ये डिनोट करें तो इसे जो है हम लोग इंटरजेक्शन के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, विल आई डोंट थिंक आई विल होम बिफोर 6। अच्छा मैं ये समझ रहा हूं कि मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मतलब 6 बजे के पहले नहीं आ पाऊंगा, यानी कि ये आपके सडन फीलिंग को बता रहा है, ठीक है। आपके सडन फीलिंग को बता रहा है कि मैं अभी घर पे 6 बजे के पहले नहीं आ पाऊंगा। तो जहां पर एक सडन फीलिंग दर्शाया जाए वहां पे आप जाए इंटरजेक्शन के साथ, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर लंच लेट्स गेट आउट फॉर अ कॉफी। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, तो देखिए आफ्टर यहाँ पर है एक प्रीपोजिशन, आफ्टर, ऑन, इन, एट, ये जो वर्ड्स होते हैं ज्यादातर जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं। और जैसे एक वर्ड है अंडर, ठीक है, अंडर जो है प्रीपोजिशन
और एडवर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। ठीक, अब इन दोनों का अर्थ अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज हो तो वहां पे हमें पहचानना होता है कि वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है या फिर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर जो आपका आफ्टर जो वर्ड यूज हुआ है वो एक प्रीपोजिशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है अपने राइट आंसर के रूप में। ऑप्शंस देखते हैं। पेशेंस यानी कि धीरज, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। ठीक, इसका अर्थ हो गया धीरज। सारे का आप अर्थ जरूर याद करिएगा। पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ओमनिशिएंट और ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस मतलब घटना, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओमनिशिएंट का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका OMNI, ओमनी, और उसका सिएंट SCEIENT। ठीक है, SCIENT। ठीक है, SCIENT। ठीक, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ओमनीसिएंट। OMNI SCIENT, ओमनीसिएंट यानी कि सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। OMNISCIENT। ठीक, यानी कि EI जो है यहाँ पे इंटरचेंज है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, यहाँ पे फिर से आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो एटिकेट, इसका मतलब होता है शिष्टाचार, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, लेकिन इनका अर्थ जरूर याद रखें। चॉकलेट, यहाँ पर जो चॉकलेट का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका चॉकोलेट। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। एक्सपेडिएंट, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेडिएंट मतलब हो गया उपाय। जैसे हम लोग बोलते हैं तिड़कम लगा, वही आपका यहाँ पे एक्सपेडिएंट है यानी कि उपाय है। स्पेनेज यानी कि जासूसी है, बट अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS बताना है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि आप किसी का मर्डर करते हैं बदले में, यानी कि प्रतिशोध लेने के लिए। ठीक है, मैसेकर यानी कि नरसंहार, बहुत ही बड़ी संख्या में। वेंडेटा यानी कि प्रतिशोध लेना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। होमोसाइड यानी कि पूरी मानव संख्या की मानव श्रृंखला की हत्या। रिजीसाइड यानी कि राजा की हत्या, ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। रिजीसाइड, होमोसाइड, ये वर्ड्स हमेशा पूछे जाते हैं मैसेकर, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। रिजीसाइड यानी कि एक राजा की हत्या, होमोसाइड यानी कि एक मानव जाति की हत्या, मैसेकर यानी कि नरसंहार बड़े पैमाने पर। ठीक, 20, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेसन्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आई होप आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, और जब हम लोग MB पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन करते हैं वहां पर भी एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सकें जो PQRS से संबंधित होता है। क्योंकि अगर आप CGL का तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL मेंस का, तो वहां पे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्लीज इसका प्रैक्टिस आप खुद से जरूर करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्पेटस एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस लेसन्स के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको IB का एग्जाम जो होने वाला है, इसके लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। करंट पूरे 1 साल के लगभग हम लोग 500 इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स वहां पर हम लोगों ने कर लिया है। PDF फॉर्म में आपको ये दिया जा रहा है, OWS दिया जा रहा है, IP हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और भी वेरियस चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप वहां पर जाकर विजिट करिए। अगर आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है IB के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट 4 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।